ठीक है। तो देखो इकोनॉमिक सर्वे जो है तुम्हारा, इसका हाईलाइट हम लोग करने जा रहे हैं। फिर इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जितने भी चैप्टर आएंगे ना उसके निकलते जाएंगे, लेकिन ये ओवरऑल इकोनॉमी का समरी है तुम्हारा, है ना, इकोनॉमिक सर्वे का। तो देखो पहला चैप्टर जो है स्टेट ऑफ इकोनॉमी से रिलेटेड है। तो इस स्टेट ऑफ इकोनॉमी क्या बोलता है कि तुम्हारा जो इंडिया जो है कैसे ग्रो कर रहा है, आखिर हमारा जो परसेंटेज ग्रो कर रहा है, तो आखिर हम लोग अभी भी ब्राइट स्पॉट है कि नहीं है ग्लोब पे। इसके लिए कंपेयर कर किया गया है कि एडवांस्ड इकोनॉमी से तुम्हारा कंपेयर किया गया है और तुम्हारा इमर्जिंग मार्केट और डेवलपिंग इकोनॉमी से कंसिडर किया गया है। ठीक है, कंपेयर किया गया है। तो यहाँ पर देखो तुम, पहले तो ये जान लो कि एडवांस्ड इकोनॉमी जो है इनके हिसाब से तीन ही एरिया में आता है। एक जापान होता है, दूसरा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका होता है, और तीसरा तुम्हारा यूरो एरियाज आते हैं। ठीक है, ये जो हमारे यूरो एरियाज हैं। इमर्जिंग मार्केट और डेवलपिंग इकोनॉमी में कौन कितने जोन बांटा हुआ है? ईस्ट एशिया, पैसिफिक, यूरोप एंड सेंट्रल एशिया, लैटिन अमेरिका एंड कैरेबियन, मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका, साउथ एशिया और सब सहारन अफ्रीका। ये जो क्लासिफिकेशन लिया गया है ना, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट से लिया गया है। ठीक है, वो रिपोर्ट पब्लिश करते हैं, वहीं से लिया गया है। तो ईस्ट एशिया में तुम्हारा चाइना, इंडोनेशिया, थाईलैंड आता है। रशिया, टर्की, पोलैंड आता है। ब्राजील, मेक्सिको, अर्जेंटीना आता है। मिडिल ईस्ट में तुम्हारा सऊदी अरेबिया, ईरान और इजिप्ट आता है। ध्यान से रखो, यहाँ पर देखो जिसको रीड करना है ध्यान से देखना उसको। साउथ एशिया में इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश आता है। और इधर तुम्हारा साउथ अफ्रीका जो है तुम्हारा सब सहारन अफ्रीका में आता है, अंगोला, नाइजीरिया के साथ। ठीक है। तो इसमें बताया जा रहा है कि अभी जो है ना तुम्हारा जो ट्रेड, वर्ल्ड ट्रेड अनसर्टेनिटी इंडेक्स जो है ना, वो बहुत तेजी से ऊपर की तरफ बढ़ा है। ठीक है। तो ये अनसर्टेनिटी बढ़ने का कारण क्या है? तो देखो यहाँ पर तुम्हारा आ रहा है, सबसे पहले तो आ रहा है तुम्हारा प्रोटेक्शनिज्म में आ रहा है। प्रोटेक्शनिज्म में सब कुछ आ जाता है तुम्हारा, जैसे टैक्सेस आ जाता है, ट्रेड एग्रीमेंट आ जाता है, कोटा आ जाता है। ठीक है। नॉन ट्रेड, दो तरह का बैरियर जनरली होता है तुम्हारा, ट्रेड बैरियर, नॉन ट्रेड बैरियर, है ना। तो नॉन ट्रेड बैरियर जो है तुम्हारा टैक्सेस हो गया, कोटाज हो गया, सब्सिडीज हो गया, ट्रेड एग्रीमेंट्स आ गया। और जो तुम्हारा कंडीशन होता है जैसे फाइटोसैनिटरी वगैरह सब आता है, वो सब तुम्हारा नॉन ट्रेड बैरियर में आ जाता है। ठीक है। तो ये एंटी, यहाँ पर जो एंटी बी है ये नॉन टैरिफ बैरियर है। ठीक है, वो चीज आ रहा है तुम्हारा। दूसरा तुम्हारा आता है जियो पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन। तो देखो जो ट्रेड ब्लॉक बनाया हुआ है, चाहे दुनिया का अलाइनमेंट एक दूसरे के साथ कैसे जा रहा है, वो चीज तुम्हारा यहाँ पर आ जाता है, ग्लोबल पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन में आ जाता है। फिर तीसरा हो जाता है तुम्हारा इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इवेंट्स हो जाता है, जैसे ब्रेग्जिट हुआ है, कोविड हुआ है, रशिया यूक्रेन वॉर हुआ है। तो ये तीनों जो वो फैक्टर है ना जिसके चलते ना आपका ट्रेड में अनसर्टेनिटी फैल जाता है, जैसे प्रोटेक्शनिज्म बढ़ रहा है, जियो पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन हो रहा है, और जो तुम्हारा इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इवेंट्स हो रहा है वो। दूसरा जो फैक्टर यहीं पर दिया गया है कि तुम्हारा जो जियो पॉलिटिकल रिस्क इंडेक्स है, उसमें भी जो है देखो तुम्हारा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ तुमको दिखेगा इंडेक्स में। ये इसलिए दिख रहा है ना, क्योंकि देखो पहले तो ये जानो कि जो अनसर्टेनिटी होता है उसके चलते क्या क्या होता है। उसके चलते आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाता है। दूसरा जो स्टेक होल्डर होते हैं ना, उनका पैनिक बटन ना वो भी ऑन हो जाता है। ठीक है। और एक चीज और हम जानेंगे कि रिस्क जो है वो किसका फंक्शन है, पॉजिटिव फंक्शन है किस किस चीज का? वॉर, टेररिज्म, पॉलिटिकल डिसरप्शन। ये तीनों चीज जितना ज्यादा होगा ना, उतना ज्यादा मेरा जो है रिस्क जो है जियो पॉलिटिकल वो बढ़ा रहेगा। तो जियो पॉलिटिकल रिस्क कितना तरह का होता है, ये जो है मेंस आंसर लिखने में भी इसी फॉर्मेट में आंसर लिखोगे। तो सबसे पहला आता है तुम्हारा क्या? इकोनॉमिक रिस्क। इकोनॉमिक रिस्क में क्या आ जाता है? कमोडिटीज आ जाता है, नेचुरल रिसोर्सेज आ जाता है, ट्रेड आ जाता है। जनरली इन सब का डिसरप्शन का जो रिस्क होता है ना, वो कहलाता है क्या? इकोनॉमिक रिस्क में डालेंगे। उसके बाद आता है आपका सोसाइटल रिस्क। सोसाइटल रिस्क में क्या आ जाएगा? इन्वायरमेंट आ जाएगा, हेल्थ आ जाएगा, सेफ्टी, मतलब ये तुम्हारा सिविल सेफ्टी वगैरह से रिलेटेड बात हो रहा है, तो ये तुम्हारा सोसाइटल रिस्क में भी आ जाएगा। तीसरा जो होता है तुम्हारा लीगल और रेगुलेटरी रिस्क। तो इसमें क्या हो जाएगा? एनर्जी आ जाएगा, इन्वायरमेंट आ जाएगा और सिक्योरिटी आ जाता है। जनरली ये लीगल और रेगुलेटरी रिस्क में ना इनको देखा जाता है। फिर चौथा तुम्हारा आता है साइबर रिस्क, जिसमें तुम्हारा कम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी आ जाता है। ठीक है। तो इसी तरह से तुमको अपना आंसर को लिखना है। उसके बाद अगला देखो, यहाँ से थोड़ा सा कंसेप्ट देख लेते हैं। तुम्हारा जो है जैसे जीबीए और जीडीपी में क्या अंतर होता है? जनरली जो तुम्हारा जीबीए होता है ना, वो क्या होता है? जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट होता है। ठीक है। उसी में जब क्या करेंगे, एनआईटी जब ऐड हम करते हैं तो तुम्हारा जीडीपी एट मार्केट प्राइस लिखा जाता है। ये एक तरह से तुम्हारा हो गया, जो तुम प्रोडक्शन कर रहे हो सारी सा जो इंटरमीडिएट जो जा रहा है तुम्हारा आउटपुट में, जो इंटरमीडिएट कंजम्पशन जो जा रहा है उसको हटा देते हैं, तो एक तरह से क्या हो गया? वो जीडीपी एक फैक्टर कॉस्ट हो जाता है। ठीक है। जीबीए कुछ नहीं है, तुम्हारे जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट है, और जीडीपी एट मार्केट प्राइस पे हम लोग देख रहे हैं। ठीक है। एक चीज और देखना, ये जो दिया हुआ है ये तुम्हारा एक तरह से एक्सपेंडिचर मेथड को दिया हुआ है। एक्सपेंडिचर मेथड ऑफ जीडीपी कैसे कैलकुलेट करते हैं? सी प्लस आई प्लस जी, उसमें इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट करते हैं, जिसको बहुत लोग एनएक्स भी लिखता है ना। उसी तरह से दिया हुआ है कि सबसे बड़ा जो तुम्हारा मेजर शेयर है ना वो किसका है? कंजम्पशन का है। उसके बाद जो मेजर शेयर है तुम्हारा वो किसका है? इन्वेस्टमेंट का है। ठीक है। उसके बाद तुम्हारा जो इम्पोर्ट है वो क्या है? तुमको नेगेटिव कर दे रहा है। ठीक है। और ये हो जा रहा है तुम्हारा एक्सपोर्ट वाला चीज। ठीक है।
तो ये क्यों हो रहा है तुम्हारा नेट का इधर का फैक्टर, तो नेट रेट तुम्हारा कितना जा रहा है, करीब करीब माइनस में जा रहा है तुम्हारा, है ना। तो सबसे बड़ा जो फैक्टर है तुम्हारा कंजम्पशन फैक्टर है तुम्हारे एक्सपेंडिचर मेथड में, ये बात याद रखना, ठीक है। उसके बाद देखो अगला एक ट्रेंड है, क्योंकि ऐसा कोई कुछ ट्रेंड इसमें दिख नहीं रहा था, तो देखो क्या है ना कि अपने कंट्री का बोल रहा है कि एक्सटर्नल सेक्टर ना काफी स्ट्रांग है। तो उसको नापने का देखो तीन तरीके क्राइटेरिया दिखता है, तो पहला मर्चेंडाइज है, दूसरा सर्विसेज है, तीसरा तुम्हारा नेट प्राइवेट ट्रांसफर है, ठीक है। तो जरा इसको हम लोग देखते हैं। तो देखो तुम्हारा बैलेंस ऑफ पेमेंट बेटा दो अकाउंट में हम लोग बांटते हैं, पहला करेंट अकाउंट, दूसरा कैपिटल अकाउंट। करेंट अकाउंट में तुम्हारा क्या क्या आ जाता है, कोई एसेट और लायबिलिटी क्रिएट नहीं होता है, जबकि करंट कैपिटल अकाउंट में तुम्हारा क्या आ जाता है, एसेट और लायबिलिटीज क्रिएट होते हैं। करंट अकाउंट में तुम्हारा क्या आ जाता है, मर्चेंडाइज आ जाता है, जिसमें क्या है काइंड ऑफ क्या होता है, फिजिकल गुड को हम लोग कंसिडर करते हैं। दूसरा होता है तुम्हारा इनविजिबल होता है। इनविजिबल में क्या क्या आता है तुम्हारा, TIS, याद है हम लोग को पढ़े थे, तो उसमें क्या आ जाएगा तुम्हारा, सर्विसेज आ जाएगा, फैक्टर इनकम आ जाएगा, ट्रांसफर आ जाएगा। सर्विसेज तुम्हारे क्या हो गए, इंटेंजिबल हो गए, जैसे बैंकिंग हो गए, टेलीकॉम हो गए। फैक्टर इनकम एक तरह से वही जो तुमको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को जो बता रहा है ना, सिंपल में याद रखने का वही जरूरत है, तुम्हारा प्रॉफिट हो गया, इंटरेस्ट हो गया, डिविडेंड हो गया, जो एसेट तुम अब्रॉड से कमा रहे हो, ठीक है, तो वो डिविडेंड हो गया तुम्हारा। ट्रांसफर में क्या होता है, ट्रांसफर का मतलब साफ साफ होता है कि मूविंग ऑफ ओनरशिप फ्रॉम अ सेलर कंट्री टू बायर ऑफ अनदर कंट्री, ठीक है। इसीलिए तुम्हारा बहुत तरह का चीज हो जाता है, जैसे तुम्हारा इंपोर्ट ट्रेड जो है वो भी ट्रांसफर में आता है, एक्सपोर्ट ट्रेड जो होता है वो भी तुम्हारा ट्रांसफर में आता है, तुम्हारा ऑन्ट्रेपोर्ट पोर्ट ट्रेड जो होता है, जिसको री एक्सपोर्ट भी बोलते हैं, जैसे एक कंट्री से लिए और फिर आगे दूसरे कंट्री को भेज दिए, ठीक है। जो ड्रॉप शिपिंग आजकल तुम लोग देखते हो यूट्यूब पे चला रहा है ना, वो नहीं है, मतलब समझाने के लिए बता रहे हैं, ठीक है। तो तुम्हारा एक तरह से एक कंट्री से लिए और फिर उसमें कुछ कुछ चेंजेस किए, या फिर एज बिना चेंज किए एज इट इज हम किसी को भेज दिए, ठीक है, तो वो री एक्सपोर्ट भी तुम्हारा आ जाएगा। साथ ही साथ ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो होती है तुम्हारा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, ये भी तुम्हारे ट्रांसफर में आता है। इसमें तुम क्या करते हो, अपना डेटा ट्रांसफर करते हो, सॉफ्टवेयर इन्वेंशन इनोवेशन डिजाइन जो भी है तुम उसको ट्रांसफर करते हो, ठीक है। उसके बाद आता है तुम्हारा कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में क्या क्या है, तुम्हारा फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ जाता है, लोन आ जाता है, बैंकिंग कैपिटल मतलब जो NRI डिपॉजिट है वो भी तुम्हारे कैपिटल अकाउंट में आएगा। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग जो तुम करते हो वो भी तुम्हारा आ जाएगा। FDI FPI जो है तुम्हारा वो भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट में आ जाएगा, ठीक है। दूसरा तुम्हारा बोल रहा है कि तुम्हारा बैंकिंग ना काफी ज्यादा स्टेबल है। बैंकिंग तुम्हारा स्टेबल क्यों है, क्योंकि बोला जा रहा है कि सितंबर 2022 में जो तुम्हारा CRAR जो था तुम्हारा वो 16% का था, वही बढ़ के अब 16.7% हो गया। अब बात करोगे कि सर इसका कैसे, अब देखें देखो CRAR जो होता है तुम्हारा वो क्या होता है, कैपिटल टू रिस्क एडिक्वेसी रेशियो। इसको देखो RBI जो है वो मॉनिटर करता है, बेसल 3 नॉर्म्स के हिसाब से तुमको 10.5% इसको रखना है। 10.5% मतलब कि 8% जो है तुम्हारा Tier 1 प्लस Tier 2 को मिला के होगा, है ना। और 2.5% तुमको कंजर्वेशन बफर रखना है, जिसको CCB भी बोलते हैं, ठीक है। अब Tier 1 Tier 2 कैपिटल क्या होता है, तो Tier 1 कैपिटल जो होता है तुम्हारा क्या होता है, कोर कैपिटल होता है। इसमें तुम्हारा क्या क्या आएगा, इक्विटी आएगा, शेयर आएगा, इंटेंजिबल एसेट आएगा, और तुम्हारा जितना भी ऑडिटेड, फिर से मार्क कर रहे हैं इसको, ऑडिटेड रेवेन्यू जितने भी तुम्हारे रहेंगे ये यहाँ पर आएंगे। कोर कैपिटल मतलब कि कल होके, मतलब बैंक का जो फंक्शनिंग हुआ है, अचानक से बैंक तुम्हारा सही से चल रहा है और अचानक से कोई मतलब लंगड़ी मार दिया मतलब कि अगर बैंक का कुछ डिसरप्शन आ गया अचानक से, तो उस रिस्क को या उस लॉस को बैंक कितना हद तक ऑब्जर्व कर पाएगा, वो उसका होगा क्या, कोर कैपिटल होगा, ठीक है। दूसरा होता है तुम्हारा Tier 2 कैपिटल, ये जितना भी तुम्हारा अनऑडिटेड है चीज हो गया ना, अनऑडिटेड मतलब कि तुम्हारा अर्निंग्स हो गया, रेवेन्यू हो गया, और जो तुम्हारा जनरल लॉस जो उतना भी होगा, ये रखा था। ये तब काम आता है जब तुम्हारा बैंक को वाइंड अप किया जा रहा है कि हाँ ठीक है बैंक अब सत खत्म होने के कगार पे आ गया है, ठीक है। तो इंडिया में जो है तुम्हारा CRAR जो है तुम्हारा वो कितना है तुम्हारा, 9% बोला जाता है शेड्यूल कमर्शियल बैंक के लिए, और RRBs के लिए 9% होना चाहिए। पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर बैंक जो है उनके लिए कितना बोला है, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स बोला जा रहा है उनके लिए 12% है। और जितने भी तुम्हारे UCBs हैं जो Tier 2 3 और 4 वाले UCB, उनको 12% से अधिक अपना क्या मेंटेन रखना है उनको, CRAR मेंटेन करना है। CAR जो है तो तुम्हारा यहाँ पर देखा जाता है इंडिया में CRAR प्लस जो तुम्हारा CCB है उसमें देखा जाता है। तो ये जितना भी तुम देख रहे हो ना, इसके ऊपर 2.5% अलग से ऐड कर दो, अगर टोटल तुमसे पूछा जाएगा तो वो चीज आएगा, ठीक है। यही चीज है, और इसमें वैसा कुछ खास है नहीं, है ना, और ज्यादा डीप में तुमसे इसमें UPSC पूछेगा भी नहीं, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा एक यहाँ पर आया है तुम्हारा PMI से रिलेटेड आ रहा है, तो ये भी बोल रहा है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी आपका चला आ रहा है, PMI में आपका सर्विसेज भी आता है, मैन्युफैक्चरिंग भी आता है, इसको S&P ग्लोबल जो है वो रिलीज करता है। इंडिया में बहुत हद तक उसको IHSI मार्केट जो है उसको भी फॉलो किया जाता है ना। ग्लोबल लेवल पे S&P ग्लोबल और ISM करके एक इंस्टीट्यूट है वो निकालता है, ठीक है।
उसके बाद तुम्हारा अगला चैप्टर आता है। अगला चैप्टर यही बोलता है कि देखो मेरे पास जो है मॉनेटरी और फाइनेंशियल सेक्टर में क्या डेवलपमेंट आ रहा है। ठीक है, तो अपना जो नेट जो तुम्हारा ग्रॉस एनपीए था ना, वो घट के अब पहले जो 7.3% पे था, वो घट के 2.6% पे चला गया। आरबीआई जो है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट निकालता है ना, ये याद रखना है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट कौन निकालता है, तो आरबीआई निकालता है ना। उसके हिसाब से ही बोला जा रहा है कि 2.6% पे जा चुका है। इवन आपका जो प्रॉफिटेबिलिटी जो का जो प्रॉफिटेबिलिटी जो है ना, वो 2 टाइम्स हो गया, मतलब 0.7% से बढ़ के 1.4% तक चला गया है। ठीक है। अच्छा, अब बैंक क्रेडिट स्टडी भी, अब बैंक क्रेडिट का भी ग्रोथ आप बोलिएगा तो एक तरह से तुमको देखो स्टडी ग्रोथ दिख रहा है ना। तो बैंक क्रेडिट में अगर राइज हो रहा है तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि तुम्हारा एक तरह से ना ग्रो हो रहा है। किस चीज में चेंज आ रहा है, तुम्हारा मनी सप्लाई में ना तुम्हारा चेंज आ रहा है ना। तो ये कहाँ पर जाएगा तुम्हारा? ऑब्वियस बात है, अगर बैंक से क्रेडिट उठाएगा तो या तो इंसान कंजम्पशन करेगा या इन्वेस्टमेंट करेगा। तो बिजनेस के पास जाएगा तो बिजनेस तुम्हारा कंजम्पशन भी करेगा और इन्वेस्टमेंट भी करेगा, और दूसरा नहीं तो फिर तुम्हारा कंजम्पशन करेगा। ठीक है, तो एक तरह से कंजम्पशन लेड इकोनॉमी की तरफ जो है हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं। अगर क्रेडिट कल्चर बढ़ रहा है वो क्या दिखा रहा है कि तुम्हारा जो इकोनॉमी है वो किसकी तरफ जा रहा है, कंजम्पशन लेड इकोनॉमी की तरफ शिफ्ट कर रहा है। अब अगला चीज यहाँ पर आता है तुम्हारा कैपिटल मार्केट के बारे में आता है। तो देखो कैपिटल मार्केट में देखो दो पार्ट होता है, एक प्राइमरी होता है, दूसरा सेकेंडरी होता है। जब नया कुछ आईपीओ या फिर एफपीओ वगैरह रिलीज किया जाता है ना, तो तुम्हारा वो कहाँ चला जाता है, वो प्राइमरी मार्केट में जाता है। फिर उसके बाद जो भी चीज होगा वो तुम्हारा सेकेंडरी में जाएगा। ठीक है, तो तुम्हारा आईपीओ तुम लोग सुनते होगे कि ये अपना आईपीओ रिलीज किया है। एफपीओ ज्यादा से ज्यादा शेयर पब्लिक में बांटा जाता है ताकि अपना क्रेडिबिलिटी हम बढ़ा सके। ठीक है, तो आईपीओ और एफपीओ जो है तुम्हारा प्राइमरी सेक्टर में, प्राइमरी मार्केट में तुम्हारा आता है। ठीक है, डीमैट अकाउंट में भी तुम देखोगे कि तो करीब करीब 33% बढ़ा हुआ है। मतलब कि एक तरह से स्कैम 1992 देखने के बाद हर कोई सोचता है कि हम हर्षद मेहता बन जाएंगे, है ना। तो इसी तरह से तुमको पिछले 2 साल में तुमको दिखा है कि काफी हद तक तुम्हारा डीमैट अकाउंट बहुत तेजी से बढ़ा है ना। और यही जो रिटेलर इन्वेस्टर ज्यादा से ज्यादा है, ये लोग मार्केट में डिस्ट्रप्शन भी ज्यादा से ज्यादा क्रिएट किया हुआ है, क्योंकि फंडामेंटल फाइनेंशियल तो पता है नहीं इन लोगों को। तो जहां था इन्वेस्टमेंट किए जा रहे हैं तो मार्केट को एक तरह से घुमा फिरी कर रहा है वो। ठीक है, तो ये तुम्हारा देखो यूनिट म्यूचुअल फंड में भी तुम्हारा बढ़ा है करीब करीब, वो भी तुम्हारा 2 टाइम्स हो चुका है। देखो एक बार ना कहीं पर 2 टाइम्स हो रहा है ना, अगर मार्केट का कोई एक जैसे पेग कर रहा है, अगर वो 2 टाइम्स हो रहा है तो लगभग लगभग सब चीज में तुमको ये 2 टाइम्स वाला ट्रेंड दिखेगा ही दिखेगा। ठीक है, तो तुम्हारा जो इंडिया का मार्केट कैपिटलाइजेशन और जीडीपी का रेशियो 136% हो चुका है। मतलब जितना जीडीपी है उससे 36% ज्यादा तुम्हारा मार्केट कैपिटलाइजेशन हो चुका है। ठीक है, एसआईपी का फ्लो भी तुम देखोगे तो करीब करीब ये भी ना तुम्हारा 2 टाइम्स ही इंक्रीज हुआ है। ठीक है, देखिए पीछे देखो यहाँ पर भी तुम्हारा 2 टाइम्स बढ़ा है, प्रॉफिटेबिलिटी भी तुम्हारा 2 टाइम्स करीब करीब बढ़ा है ना। तुम्हारे इधर भी स्टेडी ग्रोथ भी देखोगे तो करीब करीब ये भी 2 टाइम्स हुआ है। देखो 6.1 से 11.8 हो गया, है ना। बैंक क्रेडिट में तुम्हारा करीब करीब 2 टाइम्स हुआ है ना। तो इससे तुम याद रख सकते हो इस चीज को। ठीक है, और इसमें एक चीज और इम्पोर्टेंट तुम्हारा, हाँ, आरबीआई ना तुम्हारा फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स निकालता है बेटा। अब फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स जो निकालता है ना तुम्हारा, वो 3 पैरामीटर पे निकलता है। पहला एक्सेसिबिलिटी, दूसरा यूसेज कितना, और क्वालिटी का। इंडिया में क्वालिटी का तो बात होगा नहीं, है ना। तो इस बेसिस पर तुम याद रख सकते हो कि क्वालिटी को सबसे कम परसेंटेज दिया गया है, 20% दिया गया है। और यूसेज को जो है सबसे ज्यादा दिया गया है 45%, और एक्सेस को 35%। देखो ये याद रहता है तो भी ठीक है, नहीं याद रहता है तो भी ठीक है। लेकिन इन तीनों को चीज को याद रखना, और सबसे कम जो है इसको दिया गया है क्वालिटी को। उसके बाद तुम्हारे यूजर्स को सबसे ज्यादा दिया गया है, क्वालिटी को सबसे कम दिया गया है। ठीक है, ये चीज याद रखना। अगला तुम्हारा बात कर रहा है कि देखो भैया मेरा जो रूरल इंस्टीट्यूशन है वो भी काफी हद तक अच्छा परफॉर्म कर रहा है ना। तो आरआरबी के बारे में ये यूपीएससी नहीं पूछेगा कि कितना आपका डिस्ट्रिक्ट बढ़ रहा है, कितना क्या हो रहा है। आरआरबी के बारे में आपको यही जानना है कि आरआरबी कौन सा एक्ट 1976 से बना है। ठीक है, इसमें जो रेशियो होता है वो सेंटर का 50% होता है, स्टेट का 15% होता है, और 35% जो है तुम्हारा स्पॉन्सर्ड बैंक होता है ना। हर बैंक ना अपना एक आरआरबी के में ना पैसा डालता है ना। तो वो इसी तरह से होगा, स्पॉन्सर्ड बैंक का 35% है, स्टेट का तुम्हारा 15% रहेगा, और तुम्हारा सेंटर का सबसे ज्यादा रहेगा 50%। ठीक है, एक चीज और जानो कि इंटरनेट बैंकिंग सिर्फ वही आरआरबी प्रोवाइड कर पाएगा ना जिसका CAR जो है ना तुम्हारा 10% से अधिक है। ठीक है, 10% से जिसका कम है वो नहीं खोल सकता है, तुम्हारा इंटरनेट बैंकिंग का फैसिलिटी वो प्रोवाइड कर ही नहीं सकता है। ठीक है, और आरआरबी के लिए CAR तुमको मिनिमम 9% मेंटेन करना ही करना है। ठीक है, सीसीबी के अलावा। तो ये चीज है तुम्हारा। उसके बाद देखो तुम्हारा एक तरह से यहाँ देखो एक्सटर्नल सेक्टर भी बोला जा रहा है कि हमारा एक्सटर्नल सेक्टर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो कैसे परफॉर्म कर रहा है भैया, तो देखो ग्लोबल अनसर्टेनिटी देखो बढ़ा हुआ है, इसमें कोई आपको ट्रेंड नहीं मिलेगा। लेकिन हमारा जो ग्लोबल ट्रेंड है ना, उसमें तो आपको रिबाउंड दिख रहा है। रिबाउंड मतलब बाउंस बैक, है ना। तो वो चीज हो रहा है। तो देखो ये चीज होने के पीछे देखो एक चीज देखो कि इंडिया का जो मर्चेंडाइज ट्रेड है उसमें बोला जा रहा है कि देखो तुम्हारा यहाँ पर ना थोड़ा सा तुमको
अपवर्ड ट्रेंड तुमको दिख रहा है। ठीक है, अप्रैल दिसंबर व पिछले साल का और इस साल का अप्रैल दिसंबर का जो ट्रेंड है उसमें थोड़ा सा आपको इंक्रीज ही दिख रहा है, क्योंकि आपका जो पेट्रोल का जो प्राइस है ना, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का प्राइस जो है ना, उसका जो वॉल्यूम ऑफ ट्रेड है ना वो घट रहा है, दूसरा ऑयल प्राइस जो है आपका वो भी घट रहा है। ठीक है, तो इसी तरह से ना दोनों नेगेटिव, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव एक दूसरे को बैलेंस कर रहा है। ठीक है, दूसरा डोमेस्टिक कंजम्पशन जो है आपको भी यहाँ पर भी इंक्रीज दिख मिल रहा है। ये इसलिए मिल रहा है तो इम्पोर्ट में इंक्रीज मिल रहा है क्योंकि ये दिख रहा है कि भैया आपका डोमेस्टिक कंजम्पशन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इन स्पाइट ऑफ इन्फ्लेशन ना, ये तुमको दिख रहा है कि बढ़ ही रहा है। ठीक है, और यही चीज है, तुम्हारा ट्रेड पे तुम्हारा सरप्लस में है, सर्विस में तो शुरू सदैव ही हम लोग सरप्लस में रहे, और वो ये फैक्टर जो तुमको पिछली बार बताया है। ठीक है, अच्छा, इसमें तुमको देखो, एक तो तुमको ये दिख रहा है ना कि मेरा जो नेट एफडीआई, जो ग्रॉस एफडीआई इनफ्लो है ना, उसमें दिख रहा है कि तुम्हारा क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। साथ ही साथ ये भी दिख रहा है कि तुमको साइन ऑफ क्या दिख रहा है, रिपेट्रिएशन। रिपेट्रिएशन मतलब एक तरह से जो नेट कैपिटल तुम्हारा बाहर जा रहा है ना, उससे ज्यादा तुम्हारा कैपिटल अंदर आ जा रहा है। ठीक है, एक तरह से घर वापसी बोल दो, अपने कैपिटल का घर वापसी हो रहा है। ठीक है, इसमें देखो तुमको ऐसा कुछ खास ना, रिपेट्रिएशन में देखो तुमको ऐसा कुछ खास नहीं दिख रहा है, बस एक तरह से ये दिख रहा है कि यहाँ देखो गया, इस तरह से गया, इस तरह से गया, इस तरह से गया, फिर वापस तुम्हारा उठ रहा है। तो अगर वैसे कंटिन्यूअसली वाला जो स्टेटमेंट नहीं आता, यूपीएससी का आदत है ट्रेंड में पूछता है कि कंटिन्यूअसली है कि नहीं है। ठीक है, उस पर याद रखना। दूसरा आपका आता है कि देखो सर्विस सेक्टर जो है उसमें एफडीआई कैसे कैसे आ रहा है, तो सबसे ज्यादा तुम्हारा कहाँ पर आ रहा है, सर्विस सेक्टर में आ रहा है। फर्स्ट में सर्विस सेक्टर, सेकंड में तुम्हारा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर है। जनरली हमारे दिमाग में रहता है कि यही फर्स्ट पे रहता है, लेकिन तुम्हारा फिनेंशियल और इंश्योरेंस पे जो है नंबर 1 पे है। नंबर 2 पे तुम्हारा कंप्यूटर हार्डवेयर है। थर्ड पे तुम्हारा ट्रेडिंग है। चौथे पे तुम्हारा नॉन कन्वेंशनल एनर्जी तुम्हारा फोर्थ पे है। और सीमेंट और जिप्सम का जो प्रोडक्ट है वो फिफ्थ पे है। बस टॉप 5 याद रखो, ज्यादा याद रखने का जरूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद तुम्हारा बोलता है कि फॉरेक्स रिजर्व जो है तुम्हारा वो स्ट्रेंथन कर गया है। तो फॉरेक्स रिजर्व का देखो तुम्हारा स्ट्रेंथन किया है, उससे उससे अपने को उतना मतलब नहीं है। अपने को ये मतलब है कि फॉरेक्स का कंपोनेंट कौन कौन होता है। तो फॉरेक्स का जो पहला कंपोनेंट होता है वो होता है करेंसी एसेट। फिनेंशियल ईयर 24 में ना 88.3% जो तुम्हारा फॉरेक्स था, जो तुम्हारा करेंसी था ना, फॉरेन करेंसी जो था ना, वो था वहां पर। उसके बाद तुम्हारा गोल्ड, फिर एसडीआर, और उसके बाद ये तुम्हारा चौथा जो कंपोनेंट होता है, ये कंपोनेंट होता है तुम्हारा रिजर्व पोजीशन। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो एसडीआर जो है तुम्हारा कब शुरू हुआ है, 1969 में शुरू हुआ था। ये ना करेंसी है ना क्लेम है, ये याद रखना। एसडीआर जो है वो ना ही करेंसी है ना ही क्लेम है। ठीक है, इनके बास्केट में कौन कौन होते हैं, तो डॉलर है, यूरो है, येन है, पौंड है, और चाइनीज युआन है, जिसको रेनमिंबी भी बोलते हैं। ठीक है, ये यूपीएससी का पीवाईक्यू आया हुआ है, 2016 में आया हुआ है ये क्वेश्चन, है ना। अच्छा, एसडीआर पे एक मजेदार बात ये भी है कि इंटरेस्ट भी मिलता है तुमको। ठीक है, इंटरेस्ट जो है कंट्री को मिलता है। एसडीआर का देखो एक ना, अच्छा हाँ, उसके बाद फिर तुम्हारा आता है रिजर्व पोजीशन। तो रिजर्व पोजीशन में दो तरह से आता है, एक तो आता है तुम्हारा आरटीपी, और दूसरा तुम्हारा वही इंडेक्सनेस ऑफ आईएमएफ आता है। तो जो तुम्हारा आरटीपी होता है, रिजर्व ट्रांसफर पोजीशन, ये क्या होता है, तो कोटा और आईएमएफ का जो होल्डिंग है, आईएमएफ में जो होल्डिंग है ना, आईएमएफ में जो होल्डिंग है कंट्री की करेंसी का, उसके बीच का जो डिफरेंस होता है, उसी को बोलते हैं रिजर्व ट्रांसपोजिशन। इनडेटनेस ऑफ आईएमएफ क्या होता है, तो तुमको ये हो गया कि अमाउंट ऑफ करेंसी द आईएमएफ जो मतलब देगा दूसरे कंट्री को, जो मतलब आईएमएफ खुद मतलब नहीं दे, आईएमएफ में को कितना दूसरे कंट्री को वापस करना है, कितना देना है, उस चीज को बोलते हैं तुम्हारा इंडेटनेस ऑफ आईएमएफ। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा आता है कोटा के बारे में थोड़ा सा जान लो। कोटा में क्या होता है, कोटा जो होता है तुम्हारा क्या होता है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फिनेंशियल रिजर्व मेंबर कंट्री इज रिक्वायर्ड टू कंट्रीब्यूट टू आईएमएफ। कोटा के बारे में अगर जाके आईएमएफ के साइट पर पढ़ोगे तो कोटा को वो बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आईएमएफ बोलता है। ठीक है, मतलब एक तरह से ये सेल है, फंक्शनिंग यूनिट ऑफ लाइफ जो होता है ना सेल जैसे, तो कोटा इज जस्ट लाइक सेल फॉर एसडीआर। ठीक है, तो ये आपको कैसे मदद करता है, तो देखो ये तीन चीज में सेट करता है। पहला तो तुम्हारा वोटिंग पावर डिसाइड करेगा, कोटा के हिसाब से ही होगा। उसके बाद तुम्हारा एक्सेस मिलेगा फिनांस का, तुमको कितना हद तक तुम लोन, ये आईएमएफ से तुम कितना हद तक करेंसी उठा सकते हो अपना, है ना। तो ये भी तुम्हारा एक्सेस टू फिनांस से दिखेगा। साथ ही साथ एसडीआर का एलोकेशन क्या है, एसडीआर का एलोकेशन कितना होगा, ये भी तुमको कोटा पे ही दिखा देता है। ये डिटरमाइन कैसे होता है तुम्हारा, कि तुम्हारा जो ग्लोबल ट्रेड में जो पोजीशन है ना, रिलेटिव पोजीशन, उसी के हिसाब से तुमको कोटा अलॉट किया जाता है। ठीक है, इसको जो है साथ ही साथ रिव्यू जो है रेगुलरली किया जाता है। इंडिया का 8th पोजीशन है, और 2.75% के आसपास का हमारा कोटा है, 2.75% ही हमारा कोटा है। ठीक है, आईएमएफ में इससे ज्यादा यूपीएससी पूछेगा भी नहीं। ठीक है,
अब अगला आता है थोड़ा इन्फ्लेशन, ये काइंड ऑफ इन्फ्लेशन का चैप्टर है तुम्हारा। तो ये जान लो, तुम्हारा सीपीआई जो है, उसके बास्केट में जो अर्बन में जो आइटम है 448 है, रूरल में 460 आइटम्स है। ठीक है। कोर इन्फ्लेशन क्या होता है? जो वोलेटिलिटी है उसको अगर हटा देते हो, ठीक है, तो वो कोर इन्फ्लेशन हो जाता है। मतलब कि तुम्हारा फूड और फ्यूल को हटा देते हो तुम्हारा, तो कोर इन्फ्लेशन हो जाता है। सीपीआई जो है तुम्हारा निकालता कौन है? सीएसओ निकालता है ना। इसका बेस ईयर है 2012। सीपीआई जो इंडस्ट्रियल वर्कर आईडब्ल्यू होता है तुम्हारा इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए, है ना, वो उसका बेस ईयर है 2001। इसको कौन निकालता है? लेबर मिनिस्ट्री निकालता है। और सीपीआई जो है तुम्हारा ये एग्रीकल्चर लेबर और रूरल लेबर के लिए जो होता है, उसका बेस ईयर है 2019 और 20, और इसको भी तुम्हारा लेबर मिनिस्ट्री निकालता है। ठीक है। सीपीआई का जो बास्केट है, उसमें सबसे ज्यादा जो वेटेज दिया गया है वो चाय और नाश्ता को दिया गया है, मतलब फूड और बिवरेजेस को सबसे ज्यादा दिया गया है। ठीक है। उसके बाद हाउसिंग को दिया गया। ये मिसलेनियस को ऐसे डायरेक्ट नहीं पूछा, अगर डालता है तो मान लेना, नहीं तो फिर ऐसे में तो सेकंड पोजीशन पर हाउसिंग मानना। फ्यूल एंड लाइट जो है उसके बाद फोर्थ पोजीशन पे है। क्लोथिंग है, और सबसे लास्ट में तुम्हारा पान गुटखा मसाला है। ठीक है। पान शराब ये सब जो है, इसको सबसे ज्यादा लास्ट में दिया गया है तुम्हारा। ठीक है। तो सीपीआई से ये बात को तुम याद रखोगे। अच्छा, सीपीआई का बात किए तो जरा डब्ल्यूपीआई का भी बात कर ही लेते हैं। ठीक है। तो डब्ल्यूपीआई के बास्केट में तुम्हारा 697 आइटम है। इसको ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर निकालते हैं। इसका बेस ईयर है 2011-12, है ना। डब्ल्यूपीआई जो है तुम्हारा कहाँ से होता है? मैन्युफैक्चर्ड गुड्स में को सबसे ज्यादा वेटेज दिया है, सबसे कम तुम्हारा फ्यूल एंड पावर को दिया है। ठीक है। डब्ल्यूपीआई में सर्विसेज हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं। ठीक है। और थोड़ा डब्ल्यूपीआई थोड़ा आउटडेटेड टाइप का चीज भी हो गया है ना। अच्छा, ये तो वो बता रहे हैं कि अगर मौसम खराब होगा तो तुम्हारा वेजिटेबल का दाम बढ़ जाएगा, है ना। ये बेसिक इकोनॉमिक्स है, सबको पता है कि किसी भी चीज का अगर सप्लाई घटता है तो उसका तुम्हारा क्या हो जाता है? प्राइस तुम्हारा क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ठीक है। तो ये बात आता है तुम्हारा। अच्छा, उसके बाद देखना तुम्हारा यहाँ पर कि जो, हाँ, अभी ना इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए क्या किया गया, तो एक भारत ब्रांड को लॉन्च किया है। तुम्हारा भारत ब्रांड का जो तुम्हारा इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है ना, वो कौन है? तुम्हारा नाफेड है। ठीक है। नाफेड के बारे में जान लो, ये 1958 में बना है। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। वो रीजनल है इनका। 4 रीजनल में कौन कौन आ जाएंगे? मुंबई आ जाएंगे, दिल्ली आ जाएंगे, कलकत्ता आ जाएंगे, और तुम्हारा चेन्नई आ जाएगा। ठीक है। हेडक्वार्टर इसका दिल्ली में 28 जून पता नहीं करने का ना। ये रजिस्टर्ड कहाँ पर है? मल्टी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के तहत ये रजिस्टर्ड है। कहाँ कहाँ का निकल रहा है तुम्हारा? आटा और चावल का निकल रहा है तुम्हारा, भारत ब्रांड के अंदर इसको दिया जा रहा है। ठीक है। फिर ये देख लेना तुम कि, हाँ, और क्या किया गया, तो चना मूंग दो, ये सब नहीं आएगा, ऐसे ही वेजिटेबल बात है। ठीक है। अब देखो, इसको ना ध्यान से मत देखना इसको, है ना। बस एक चीज याद रखना कि डीरेगुलेशन जो है अपने किसका पार्ट है? जो एलपीजी रिफॉर्म हम लोग ला रहे थे, वो टोटल 3 जनरेशन में होता है, 3 जनरेशन में। इकोनॉमी के क्लास में, मेंस वाले क्लास में हम लोग किए भी हैं। तो फर्स्ट जनरेशन तुम्हारा कब से कब चला है? 1991 से लेकर 2000 तक चला है। सेकंड जनरेशन 2000 से लेकर अभी तक चला आ रहा है। थर्ड जनरेशन जो है वो 2002 में आया था, 10th 5 year प्लान के साथ। 2002 से 07 तक आया था, 5 साल के लिए आया था 10th 5 year प्लान में। इसमें वही था तुम्हारा एक तरह से पीआरआई को तुमको इस तरह लिंक करना है। ठीक है। तो ये तुम्हारा थर्ड जनरेशन रिफॉर्म है। सेकंड जनरेशन रिफॉर्म इसलिए बोले जाते हैं कि इट इज स्टिल ऑन गोइंग रिफॉर्म। ठीक है। अच्छा, उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर में बात आता है तो वंदे भारत तुम्हारा लॉन्च किया जा रहा है। ये सब मेंस के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। आरसीएस के रीजनल कनेक्टिविटी के लिए देखो, तुम्हारा उड़ान स्कीम आया हुआ है ना। तो उड़ान स्कीम में फर्स्ट फेज में तुम्हारा किसको फोकस किया गया? एयरलाइंस पे। सेकंड पे तुम्हारा हेलीपैड्स पे। थर्ड पे तुम्हारा सी प्लेन्स और नॉर्थ ईस्ट एविएशन में। फोर्थ में तुम्हारा रिमोट और रीजनल एरिया को। 4.1 में तुम्हारा यही किया गया, तुम्हारा एक तरह से कनेक्ट करने के बाद किया गया तुम्हारा सी प्लेन से किसको, जो भी तुम्हारे हैं। और 5.1 में तुम्हारा भी चल रहा है, ये हेलीकॉप्टर्स को करने का बात किया जा रहा है। दूसरा तुम्हारा जो टर्न आउट टाइम है, वो पोर्ट्स में तुम्हारा घट गया है। टर्न आउट टाइम मतलब कि कितना हद तक आप रेडी कर देते हैं, पोर्ट से सामान उतार के मतलब रेडी करके देते हैं। तो इसके पीछे का कारण क्या है? ये घटने का कारण ये है कि तुम्हारा न्यू पोर्ट्स बना है, न्यू टर्मिनल्स वगैरह बनाया गया है। साथ ही साथ टेक्नोलॉजी को ऑगमेंट किया जा रहा है, जिसमें तुम्हारा रोरो और दो दो है, दो दो होता है, रोरो और रोरो होता है ना। तो जो रोरो है ना, उसमें तुम्हारा क्या होता है? मैनुअल लेबर ज्यादा होता है। ठीक है। तो टेक्नोलॉजी ऐसा यूज किया जा रहा है कि रोरो को कम से कम किया जा रहा है और लोलो को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जा रहा है तुम्हारा। ठीक है। लिफ्ट ऑन लिफ्ट ऑफ को लोलो बोलते हैं। ठीक है। अगर किसी को समझ में नहीं आता तो इसका यही मतलब हो रहा है। ठीक है। अच्छा, 4.1 में देखो सागर माला और ये तुम्हारा सी प्लेन्स को कनेक्ट करने की बात किया जा रहा है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आते हैं तुम्हारा पावर सेक्टर का। अब देखो बात किया जा रहा है तो पावर सेक्टर में देखो तुम्हारा जो रिलायंस है हमारा किस पे? रिन्यूएबल एनर्जी पे। वो घटते जा रहा है लगातार। देखो पहले 60 62% के आसपास था, अभी 53% के अराउंड आ गया है ना।
और रिन्यूएबल जो है तुम्हारा 47.1% पे चला गया। 47% से याद रख सकते हो मेंस का ये चीज, मेंस पे तुम्हारा ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाएगा। दूसरा तुम्हारा ऑप्टिकल फाइबर रखने का बात आ रहा है, तो 6.93 लाख किलोमीटर तक हम लोग ऑप्टिकल फाइबर को बिछा दिए, तो एक तरह से इंटरनेट की तरफ भी भारत बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अच्छा, एक क्वेश्चन आया था कि जल जीवन मिशन, क्वेश्चन आ सकता है आपका, जल जीवन मिशन सबसे पहले किस स्टेट में इंप्लीमेंट हुआ था? 100% अचीव करने वाला जल जीवन मिशन, मतलब कि सेफ पाइप ड्रिंकिंग वाटर देने का बात किया जाए तो गोवा नंबर 1 पे है, ठीक है। यहाँ पर हिमाचल प्रदेश दिया हुआ है, गोवा नंबर 1 है। ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में दिया हुआ है तुम्हारा, ठीक है। गोवा ऐसे फर्स्ट है जो जेजीएम मिशन को 100% किया है, अचीव, है ना। अच्छा, उसके बाद तुम्हारा आता है ओडीएफ प्लस स्टेटस का बात आ रहा है, तो ओडीएफ देखो 3 तरह का स्टेटस होता है। ओडीएफ 1 मतलब होता है कि एक भी आदमी कभी भी बाहर मतलब ओपन डिफिकेट करते हुए नहीं मिल जाए, ठीक है। ओडीएफ प्लस मतलब हो गया कि एक भी, ओडीएफ प्लस मतलब हुआ कि ओडीएफ का क्राइटेरिया तो रहेगा ही रहेगा, साथ ही साथ कम्युनिटी टॉयलेट और पब्लिक टॉयलेट भी वेल मेंटेन रहेगा, ठीक है। ओडीएफ प्लस प्लस क्या होता है कि सब ओडीएफ रहेगा, ओडीएफ प्लस का भी क्राइटेरिया रहेगा, उसमें एक चीज और जुड़ जाएगा जिसको बोलते हैं कि वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है। बिना वेस्ट मैनेजमेंट किए आप डायरेक्ट जो स्ट्रीमलाइंस में जो रिवर के स्ट्रीमलाइंस है उसमें आप गंदगी को नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। वेस्ट मैनेजमेंट करके आपको जाना है, तो फिर ओडीएफ प्लस प्लस वाला स्टेटस आ जाएगा। ओडीएफ जो है वो सब पूरी लगभग बस 100% अचीव हो चुका है, ठीक है। तो यही यहाँ पर दिया जा रहा है कि ओडीएफ देखो तुम्हारा 100% अचीव हो चुका है। जो इंडिविजुअल हाउस होल्ड में लेटरिन वाला जी चीज है वो 109% पे जा चुका है। कुछ कुछ आदमी घर में दो ही लगवाया होगा, है ना, इसीलिए हो गया होगा। उसके बाद तुम्हारे कम्युनिटी टॉयलेट का भी देखो यही चीज हो गया, 126 हो चुका है। कुछ कुछ शहर, कुछ कुछ वार्ड सब में तुम्हारा क्या होगा, कम्युनिटी टॉयलेट दो दो तीन तीन होगा, है ना। मतलब 16 तो तुम्हारा देखो एवरेज कितना तेजी से बढ़ा हुआ है। डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन तुम्हारा 98% वार्ड में हो रहा है। और आपका जितना भी वेस्ट जनरेट हो रहा है उसका कितना वेस्ट को प्रोसेस किया जा रहा है, तो 80% वेस्ट को जो है प्रोसेस कर दिया जा रहा है, ठीक है। कुछ कुछ और इनिशिएटिव, प्रधानमंत्री आवास योजना तुम्हारा, अमृत स्मार्ट सिटी, ये सब सब जो है तुम्हारा मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर्स के अंदर आता है तुम्हारा, ठीक है। इंडस्ट्री में बात करोगे तो बिजनेस एक्सपेक्टेशन इंडेक्स है तुम्हारा, इसका रेंज होता है तुम्हारा, ये कौन रिलीज करता है, ये आरबीआई रिलीज करता है। इसका रेंज 0 से 200 तक होता है। 100 मतलब न्यूट्रल, 100 के अगर ऊपर जा रहा है तो मतलब कि एक्सपेक्टेशन क्या हो रहा है, एक्सपैंड कर रहा है, और 100 के नीचे जा रहा है मतलब एक्सपेक्टेशन जो तुम्हारा क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि एक तरह से तुमको ऑप्टिमिज्म दिख रहा है इकोनॉमी में। सीमेंट और स्टील का तुम्हारा प्रोडक्शन वो दिखाया जा रहा है कि इसका मतलब इसमें तुमको ग्रोथ दिख रहा है। ग्रोथ दिखने का ये मतलब है कि सीमेंट और स्टील का अगर डिमांड बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है कि तुम्हारा इंफ्रास्ट्रक्चर का जो चीज है वो क्या हो रहा है तुम्हारा, उसमें तुम्हारा ग्रोथ दिखने को मिल रहा है, ये लोग कंक्लूड कर लेता है। उसके बाद कंज्यूमर गुड में भी देखो तुम्हारा टेक्सटाइल एक्सपोर्ट बढ़ाया जा रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी तुम्हारा बढ़ा जा रहा है, ठीक है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में भी आपको दिख रहा है। ये मेंस के लिए ये सब पॉइंट आप ऐसे ही यूज कर सकते हैं। सर्विसेज की बात आई तो देखो सर्विसेज देखो तुम्हारा बढ़ के करीब 55% के आसपास जीबी में चला गया है। इंडिया का जो शेयर है ग्लोबल में सर्विस एक्सपोर्ट में वो 4.3 के परसेंट के करीब पहुंच चुका है ना। ऑफशोर में देखो कुछ कुछ चैलेंजेस है अपने पास, जैसे कि अभी भी अपने पास कुछ वैसा डायरेक्ट सुपरविजन का चीज नहीं है। दूसरा तुम्हारा लैंग्वेज बैरियर है, साथ ही साथ आप बाहर भेज रहे हैं तो उसको कितना हद तक आप ट्रेन कर पा रहे हैं, तो इन्फॉर्मेशन गैप सब दिख रहा है। एक चीज दिख रहा है अपॉर्चुनिटीज में क्या है, तो सर्विसिफिकेशन, ये एक नया टर्म तुम लिख सकते हो अपना यूपीएससी के आंसर में ना डाल सकते हो। तो इसमें क्या हो रहा है कि एम्बेडेड सर्विस जो है उसमें अचानक से ग्रोथ मिल रही है। एम्बेडेड सर्विस मतलब कि कोई भी चीज तुम खरीदो ना तो साथ साथ उसकी कोई सर्विस को एम्बेड कर देना, एम्बेड मतलब जड़ा हुआ, है ना। तो साथ साथ कोई सर्विस तुमको उसके अलावा साथ भी तुमको मिल रहा है, तो वो चीज हो जाता है तुम्हारे एम्बेडेड सर्विस, ठीक है। अच्छा, डिजिटल टेक्नोलॉजी एआई वगैरह सब में मैन्युफैक्चरिंग में भी यूज कर रहा है, तो एक तरह से ये भी तुमको अपॉर्चुनिटी के रूप में दिख रहा है। साथ में आपको क्या वे फॉरवर्ड वही तुमको पॉलिसी सपोर्ट करने का जरूरत है। एग्रीकल्चर फूड मैनेजमेंट सेक्टर में तुमको ये देख रहा है कि देखो नॉन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट जो है ना उसको घट के तुम्हारा 25% हो गया। नॉन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट मतलब क्या हो गया कि तुम्हारा जो मनी लेंडर्स हैं, ट्रेडर हैं, और तुम्हारा जो कमीशन एजेंट होते हैं, फ्रेंड्स और रिलेटिव से जो लेते हो तुम, है ना। मनी लेंडर्स वो भी जो मनी लेंडर्स एक्ट के बाहर है उसका बात हो रहा है। मनी लेंडर्स एक्ट है 1936 का, है ना। तो उसके तहत अगर तुम लाइसेंस लेकर कर रहे हो तो तुम इंस्टीट्यूशनल ही एक तरह से कहलाओगे, ठीक है। एक चीज और तुमको दिखने को मिल रहा है कि जो तुमको क्रेडिट का जो ग्रोथ है स्मॉल और मार्जिनल फार्मर का, उसमें तुमको राइज दिख रहा है। तो मार्जिनल फार्मर और स्मॉल फार्मर्स कौन है, जिसमें 1 हेक्टेयर से कम में है और 2 हेक्टेयर से कम में अगर आपका है, क्या होगा तुम्हारा, क्या होगा, ये तो क्या कहलाएगा तुम्हारा, मार्जिनल फार्मर और स्मॉल फार्मर। जो तुम्हारा एग्रीकल्चर इंडेक्स है ना उसके हिसाब से देखो 5 कैटेगरी होता है तुम्हारा, है ना। सेमी मीडियम, मीडियम और लार्ज। तो लार्ज कौन कहलाएगा, जो 10 हेक्टेयर से ज्यादा जिसके पास भूमि है। इसका संख्या हालांकि बहुत कम है, 0.6% की अराउंड ही है तुम्हारा। एवरेज जो लैंड होल्डिंग है इंडिया में वो 1.08 हेक्टेयर का है, ठीक है। ये मेंस में यूज कर सकते हो। माइक्रो इरिगेशन में तुमको इंक्रीज को देखने को मिल रहा है। माइक्रो इरिगेशन देखो 3 तरह का होता है जनरली, स्प्रिंकलर, ड्रिप और बबलर, है ना। इसमें सबसे ज्यादा वाटर यूज एफिशिएंसी किसी का होता है तो ड्रिप ड्रिप इरिगेशन का होता है। स्प्रिंकलर का भाई तुम्हारा करीब करीब 60 से 75% के अराउंड तुम्हारा
फ्लक्चुएट करता है, ठीक है। ये थोड़ा मतलब मेंस ओरिएंटेड वाली चीज हो गया, है ना। उसके बाद क्लाइमेट फ्रेंडली बात करो तो इंडिया जो है बात कर चुका है कि नेट नेट जीरो कार्बन हम पहुंच जाएंगे 2070 तक, है ना। अच्छा, तुम्हारा एनसीक्यूजी जो है तुम्हारा COP21 में आया था पेरिस में, इसमें ये था कि मतलब जो डेवलप्ड कंट्री है ना वो डेवलपिंग कंट्री को ना हेल्प करेगा, ठीक है। तो उसका भी चैलेंजेस में यही आ रहा है कि तुम्हारा उसका बजट ही तो बढ़ा नहीं रहा है, छोटा मोटा भी काम का बहुत वक्त तो कंट्रीब्यूट भी नहीं कर रहा है, ठीक है। क्योंकि इंडिया के बारे में बात करो तो इंडिया को क्यों जरूरी है, क्योंकि इंडिया जो सेवंथ मोस्ट वल्नरेबल कंट्री है क्लाइमेट चेंज का, ठीक है। क्लाइमेट चेंज का अगर क्वेश्चन आता है तो ये चीज अपने आंसर में डाल देना, ठीक है। तो इंडिया का देखो ये एडेप्टेशन के लिए जो हम लोग का एक्सपेंडिचर जा रहा है वो 3.7% से बढ़ के 5.6% हो गया है। ये किस ईयर में चेंज किया तुम्हारा, फाइनेंशियल ईयर 16 से फाइनेंशियल ईयर 22 के बीच में, ठीक है। इतना का तुम्हारा जंप दिख रहा है 3.7 से लेके 5.6 तक का, ठीक है। तो हम लोग का भी जो नेशनल डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन जो बात नहीं होता है तुम्हारा, तो एनडीसी में हम लोग का जो है वो कहाँ तक जा रहा है, तो तुम्हारे देखो साफ साफ दिख रहा है यहाँ पर कि कोल अभी हम लोग कोल हालांकि यूज कर रहे हैं पोस्ट पर, ठीक है। लेकिन फिर भी इसमें लगातार क्या हो रहा है कि तुम्हारा जो परसेंटेज है वो घटेगा, तो लेकिन जो तुम्हारा पावर जनरेशन वो सबसे ज्यादा कहाँ से हो रहा है, कोल से हो रहा है। सेकंड पे तुम्हारा सोलर है, थर्ड पे तुम्हारा विंड है, फोर्थ पे तुम्हारा हाइड्रो है, ठीक है। फॉरेस्ट कवर भी हम लोग बढ़ा के करती हैं, बोल दिए कि ये जो है करीब करीब 26 मिलियन हेक्टेयर लैंड जो है उसको 2030 तक इंडिया वापस लैंड को रिक्लेम कर लेगा, तो करीब करीब कितना 2.5 से लेकर 3.5 बिलियन टन तक कार्बन डाइऑक्साइड का जो है हम लोग एक तरह से सिंक क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। और और कुछ नहीं है इसमें, बाकी ये ना कल कल बजट आएगा ना, तो फिर उससे फिर इसको जोड़ के हम लोग करेंगे, ठीक है। ये चैप्टर उसी से बन रहा है, तो वहीं पर देखेंगे बजट में क्या क्या आता है, उसी हिसाब से इस पे हम लोग कल करते हैं, ठीक है। थैंक यू।